हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर स्मार्ट चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन कंप्यूटर फॉर केवीएस एग्जाम। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए कंप्यूटर आने वाला है पीआरटी, पीजीटी और टीसीटी में। ठीक है, तो उसी पे हमने ये बेस्ड वीडियो बनाई है। जो जो क्वेश्चन वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था मेमोरी से कि यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, यूज़ करने के लिए। ओके, तो पहले कैशे मेमोरी को छोड़ देते, सिर्फ मेमोरी के बारे में देखते कि मेमोरी क्या होती है। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी देखिए। मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, या फिर मेन मेमोरी कह सकते हैं आप। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी या मेन मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी तो होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकिंग स्टोर मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो दो याद रखिए, दो तरह की होती है मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके अलावा फिर प्राइमरी मेमोरी पे आते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी देखिए यहाँ पे तीन तरह की दिखाई हुई है, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल और कैशे मेमोरी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रोम की, जो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल्स मीन्स हम जो भी काम करेंगे डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर होगा। ओके, तो स्थाई जो डाटा रहता है, परमानेंट डाटा जिसमें रहता है, वो होती है हमारी रोम। रोम की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके, मीन्स रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ जो है डाटा को ओनली रीड करने के लिए होती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोम की। तो देखिए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डाटा होता है या इंफॉर्मेशन होती है उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, सिर्फ पढ़ा जा सकता है, ना तो उसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे चेंज किया जा सकता है। मीन्स इसमें हम कोई भी चेंज, अगर हमें कोई चेंज करना है तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। ये क्या है, एक नॉन वोलाटाइल मीन्स स्थायी मेमोरी होती है, जिसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कंप्यूटर में डाटा को परमानेंटली रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रोम देखिए होती क्या है। रोम जो है मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर में, उसके ऊपर होती है ये एक सिलिकॉन चिप होती है ये। ठीक है, ओके, उसके अलावा देखिए इसके अलावा ये याद हो रखिए, रोम में जो उपस्थित होता है, रोम में जो स्थाई प्रोग्राम प्रेजेंट होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है बायोस के नाम से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तीन चार इंफॉर्मेशन याद रखिए। रोम रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल है मीन्स इसमें डाटा परमानेंटली रहता है, और ये मदरबोर्ड के ऊपर एक सिलिकॉन चिप होती है। उसके अलावा रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को बायोस के नाम से जाना जाता है, मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जानता है। और कितनी तरह की होती है, चार तरह की होती है। ठीक है, स्थाई मेमोरी जो होती है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होती है, वो चार तरह की होती है, रोम, पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। ठीक है, अब देखें, रोम था रीड ओनली मेमोरी, अब है पी रोम है। तो रीड ओनली मेमोरी तो सेम रहेगा, सिर्फ पी का आएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, ये भी क्या है, एक स्थाई मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसमें क्या है, यूजर परिवर्तन नहीं करता है, बिल्कुल जो है रोम की तरह ही व्यवहार करती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है ई पी रोम। यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा इरेजेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इरेजेबल हो जाएगा। इसमें बर्निंग की प्रक्रिया या मीन्स बर्निंग प्रोसेस जो है वो दोहराई जा सकती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पराबैंगनी ई प्रोम भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है हमारे पास डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, इसमें बर्निंग प्रोसेस जो होती है वो विद्युत पल्स की सहायता से की जाती है। तो ये याद रखिए। बाकी इन तीन के बारे में इतना नहीं पूछेंगे, सिर्फ फुल फॉर्म पूछ सकते हैं यार। यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि स्थाई मेमोरी कौन सी है और अस्थाई कौन सी है।
ओके, उसके बाद बात करते हैं हम अस्थाई की, वोलाटाइल की। वोलाटाइल देखिए कौन सी होती है, रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को और क्या कहा जाता है, रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये वोलाटाइल मेमोरी है, मीन्स जैसे ही पावर ऑफ होगी इसमें जो भी डाटा होगा वो खत्म हो जाएगा। ओके, इसके अलावा ये दो तरह की होती है, याद रखिए कौन कौन सी होती है, डायनामिक रैम होती है एक, और सेकंड होती है स्टैटिक रैम। ओके, डायनामिक रैम में क्या होता है, डायनामिक रैम में डाटा को जो है बार बार रिफ्रेश करना होता है, और स्टैटिक रैम में क्या होता है, डाटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, उसके बाद देखिए हम कैशे पढ़ते हैं कि कैशे क्या होती है। ये देखिए नीचे, कैशे यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू, यानी कि हमारा प्रोसेसर जो होता है सीपीयू, और मेन मेमोरी जो होती है उसके बीच का हिस्सा होती है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए सीपीयू को अगर कोई भी डाटा लेना होगा वो कहाँ से लेगा, मेन मेमोरी से लेगा, ठीक है। और सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच की मीन्स जो स्पीड होती है वो कम होती है, इसलिए जो है इसे ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बार बार डाटा लेना यहाँ से। तो इसलिए सीपीयू कहाँ से डाटा लेता है, कैशे मेमोरी से डाटा लेता है, ठीक है। तो ये देखिए सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच का उपयोग, जिसका उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, बार बार जो उपयोग में डाटा, हमें बार बार जो डाटा चाहिए होता है उसको इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ हमें बार बार चाहिए तो कैशे मेमोरी जो है उसको अपने पास स्टोर करके रखता है, और जब भी सीपीयू को उससे मांगता है तो वो कैशे मेमोरी से लेता है, ना कि मेन मेमोरी से, ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या है, मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है, क्योंकि मेमोरी से डाटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति से काफी कम होती है। ओके, इसी तरह मेमोरी कैशे को जो है समटाइम क्या कहा जाता है, मेमोरी कैशे को समटाइम कॉल्ड ए कैशे स्टोर और रैम कैशे भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी हेल्प से जो है वो कार्यान्वित होती है कैशे मेमोरी, तो वो होती है रैम की उससे, ठीक है। इज ए पोर्शन ऑफ मेमोरी मेड ऑफ हाई स्पीड स्टैटिक रैम। ओके, किससे बनती है ये भी याद रखिए, रैम तो है ही, मान लीजिए अगले में उसने दे दिया एस रैम या डी रैम, दो टाइप भी है ना इसके, तो ये बनती है स्टैटिक रैम से। और याद रखिए स्टैटिक जो रैम जो होती है वो हाई स्पीड होती है, और डायनामिक रैम जो होती है वो स्लो और चीप होती है। ओके, तो रैम ये कैशे मेमोरी जो है किससे बनती है, एस रैम से बनती है, ठीक है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए किसका उपयोग कैशे मेमोरी को कार्यान्वित किया, डैश इज यूज्ड इन इंप्लीमेंटिंग द कैशे मेमोरी, तो आंसर होगा रैम, ठीक है। और याद रखिए स्टैटिक रैम, ठीक। आगे देखिए, अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, ये हो गया प्राइमरी मेमोरी के बारे में। सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकिंग स्टोर मेमोरी। ओके, इसमें क्या होता है, अस्थाई तथा सीमित क्षमता वाली होते हैं, इसलिए द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में देखिए हमने पढ़ा मेन मेमोरी कैसी होती है, अस्थाई होती है और सीमित होती है, इसलिए हम जो है जब हमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके रखना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। उसमें देखिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क जो है वो सीपीयू के अंदर जो है डाटा स्टोर करने की सबसे मुख्य डिवाइस होती है। ओके, तो हार्ड डिस्क पता चल गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके अलावा याद रखिए डिस्क को जो है ट्रैकों तथा सेक्टरों में विभाजित करने को क्या नाम दिया जाता है, डिस्क को जो हम सेक्टर और ट्रैक में डिवाइड करते हैं उसको नाम दिया जाता है फॉर्मेटिंग, ये पूछ सकते हैं आपसे, तो याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप है, फिर मैग्नेटिक भी क्या है, बैकिंग स्टोरेज मीडियम है। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट है सीडी रोम। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क है, फिर पेन ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी है, डीवीडी, ये सारी क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। तो सीधा आपसे एग्जांपल देके ही पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इन्हें याद रखिए। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया,
नेक्स्ट आया क्वेश्चन, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया, तो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। ओके, देखिए वाईफाई है, हमें पता है बिना वायर का है, तो वायर्ड वाले तो आंसर इसमें से वैसे ही कट हो जाएंगे, तो वायर्ड वाला ये भी कट और ये भी कट, ठीक है। फाइबर होता ही नहीं है तो फाइबर भी गलत हो जाएगा, तो आंसर यही बचेगा, वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म और देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नेट में यूज होती है ना, आप बिल्कुल साइट देखते हैं जब HTTP लिखा हुआ मिलता है आपको, तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर ये आ जाए कभी TCP/IP, तो ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL बहुत बार पूछी जाती है तो ये याद रखिए। उसके अलावा इसमें से देखिए नेट में से अगर एक और फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये भी याद रखिए, डोमेन नेम सिस्टम। अब देखते हैं, देखिए शुरू से एग्जाम देखते हैं, इनसे अलग जो है कोई भी जो है फुल फॉर्म आपसे पूछी नहीं जाएगी जो हम इसमें कराने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर की याद रखिए, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। फिर देखिए कंप्यूटर में जो मुख्य चीज़ जो होती है, ठीक है, वो होता है प्रोसेसर, यानी कि CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU में भी दो चीज़ें होती हैं, CU और ALU। CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट होती है, जितनी भी डिवाइस वगैरह होती हैं उनके उसको कंट्रोल में रखता है। ALU में जो होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं, प्लस डिवाइड, लॉजिकल ऑपरेशन लाइक यस और नो में, तो इन सब का काम किसका होता है, ALU का होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, उसके बाद देखिए फोर्थ पूछ सकते हैं आपसे, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन कह लीजिए, ठीक। सिक्स्थ है MU वही मेमोरी यूनिट। IC, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है हमारा थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो याद रखिए। देखिए 5 जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन में जो है यूज हुआ था ट्रांजिस्टर एंड वॉल, ये याद रखिए, सॉरी नहीं, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्स यूज हुए थे। सेकेंड जनरेशन में जो है यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में यूज हुआ हमारा IC मींस इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फिर आई फोर्थ जनरेशन में हमारा यूज हुई LSI और VLSI, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। फिफ्थ जनरेशन में हमारा यूज हुआ था AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। तो फुल फॉर्म भी याद रखिए और किस जनरेशन में हुए ये भी याद रखिए। ओके, उसके बाद देखिए अभी हमने मेमोरी पढ़ी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM है तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसके अलावा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकल आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब देखिए इनपुट डिवाइस में हम देखें तो BCR क्या है कि इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, फिर OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो तीनों याद रखिए, तीनों ही क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। फिर MICR भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। CD कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, अगर CDR आए तो CDR होता है CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क और रिकॉर्डेबल। CDRW है तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड एंड राइट भी लिख सकते हैं और इसको रीराइटेबल भी हो सकता है ये, ठीक। ओके, CD रोम है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसी तरह DVD में डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी कह सकते हैं और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। ओके, DVD-R तो रिकॉर्डेबल और DVD रोम है तो रीड ओनली मेमोरी, RW है तो DVD रीराइटेबल या DVD रीड एंड राइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फुल फॉर्म देखिए, PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। मोडम को कहा जाता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। UPS याद रखिए, ये पूछी जाती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और इसके अलावा USB याद रखिए, यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहा जाता है इसे। ओके, उसके बाद है डाटा DBMS यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसे कंट्रोल कौन करता है, इसका सेंट्रल पॉइंट कौन होता है, DBA यानी कि डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर या डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक।
उसके बाद है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखिए नेटवर्क से रिलेटेड देखिए लैन है सबसे पहले, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया, लोकल एरिया नेटवर्क में मीन्स जैसे स्कूल के जो कंप्यूटर अटैच होते हैं वो क्या होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, एक ही उससे जो है कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मीन्स एक बिल्डिंग के कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम वाइड, सॉरी नहीं, अगर बिल्डिंग के करने हैं, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और उसके कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच करने तो हम यूज करते हैं मैन, मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, किसी शहर राज्य के मान लीजिए एक दूसरे से अटैच करने तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं हम, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके अलावा नेटवर्क देखिए नेटवर्क कनेक्शन किससे होता है, मीन्स जो हम इंटरनेट चलाते हैं वो किस किस से मिल सकता है हमसे, हमने एक पढ़ा है मॉडेम के द्वारा, टेलीफोन लाइंस के द्वारा हम जो है नेट चला सकते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के द्वारा। एक होता है हमारा NIC, इसके द्वारा भी जो हम कनेक्शंस ले सकते हैं, इंटरनेट का चला पाएंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, इसी से देखिए किसी में अगर आ जाए आपको डब्लू लैन क्या होता है, डब्लू मैन क्या होता है, डब्लू पैन क्या होता है, हमें पता है लैन तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, आगे जो डब्लू है उसका मतलब होता है वायरलेस। ठीक है, तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक, पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा इसमें एग्जांपल, ब्लूटूथ जो यूज करते हैं वो क्या है, पर्सनल एरिया की बात है। लैन में वाईफाई यूज होगी। ओके, और अगर मैन आता है तो वो होता है डब्लू मैक्स, मैन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डब्लू मैक्स। ओके, उसके अलावा देखिए और फुल फॉर्म है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इन इंटरचेंज कोड, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और HLL हाई लेवल लैंग्वेज, अगर LLL आए तो लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज क्यों करते हैं हम, अगर हमें कोई वेब पेज क्रिएट करना हो तो हम उसके लिए HTML को यूज करते हैं। ठीक, अगर आप गूगल देखते हैं तो वो पेज कैसे डिजाइन किया हुआ है, वो पेज डिजाइन किया जाता है HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की हेल्प से, वो इस तरीके से जो है डिजाइन किया जाता है। ओके, उसके बाद है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। ओके, इससे के अलावा जो है इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसी में से अगर कोई फुल फॉर्म आनी होगी तो इसी में से पूछी जाएगी आपसे। ओके, नेक्स्ट देखिए विच प्रोवाइड्स लिंकेज बिटवीन CPU एंड यूजर, CPU यानी कि प्रोसेसर और यूजर जो उस पर काम कर रहा है उसके बीच का लिंक कौन है, किसके द्वारा लिंक करते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस के द्वारा, तो आंसर यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, CD-ROM, मॉनिटर, माइक्रोफोन, प्रिंटर। ठीक है, हमें पता है मॉनिटर और प्रिंटर तो हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। ओके, कंफ्यूजन होगी इन दो में। CD-ROM इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, अभी हमने पढ़ा ये क्या है, एक वैसी डिवाइस है जिसमें हम जो है डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस इसमें पढ़ा, लेकिन CD-ROM को जो है कंसीडर किया जाता है एज एन आउटपुट डिवाइस, तो CD-ROM को भी जो है आउटपुट डिवाइस ही माना जाता है। तो यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सी है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस। देखिए कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस, देखिए कीबोर्ड सबको पता है, माउस पता है, माउस की जगह हम ट्रैक बॉल जॉयस्टिक भी यूज कर सकते हैं, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, बारकोड रीडर, फिर OCR, MICR, OMR। ठीक, किमगेल टैग रीडर ये भी क्या है, हाँ इनपुट डिवाइस है। उसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ये ऐसे उपकरण जो प्रोसेस के उपरांत रिजल्ट देते या प्रदर्शित करते हैं, इसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस जानकारी को देखते हैं या ग्रहण करते हैं। तो कुछ आउटपुट डिवाइस याद रखिए, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये 5 जो हैं ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, ओके, उसके अलावा देखिए माइक्रो फीची या फिल्म रिकॉर्डर हो, VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, हेडफोन, ये सारे क्या हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। कॉम है जैसे कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो दोनों ही जो है वो है हमारी मोडम यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। उसके अलावा नेटवर्क कार्ड जो पढ़ा था हमने, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस भी है आउटपुट डिवाइस भी है। टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है।
ओके। स्पीकर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्ट एज एन आउटपुट डिवाइस एंड माइक्रोफोन एक्ट एज इनपुट डिवाइस। ओके। हेडसेट जो होता है, हेडसेट किससे बनता है? हेडसेट जो है हमारा किससे बनता है? स्पीकर और माइक्रोफोन से। अब स्पीकर हमें पता है आउटपुट डिवाइस है, और माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो हेडसेट जो है हमारा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ओके। उसके अलावा फैक्स जो होती है, ये क्या है? वो ये भी क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। इसके अलावा ऑडियो कार्ड और साउंड कार्ड भी क्या है? आईओ बोथ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वेब सर्च? वेब सर्च आ गया है अभी क्वेश्चन में, या आपको ये भी देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, या वेब सर्च बोल दिया अब इसने। तो देखिए, गूगल, याहू, फेसबुक या बिंग। इनमें से जो वेब सर्च है, मीन्स जो सर्च इंजन है, वो है गूगल, याहू और बिंग। फेसबुक क्या है? फेसबुक है एक सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, इस पे हम कुछ भी सर्च नहीं करते हैं। ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं है। आप गूगल पे कुछ भी आपको चाहिए होता है, हम सर्च कर लेते हैं। फेसबुक पे नहीं कर सकते हैं। फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फेसबुक। ओके। कौन कौन से सर्च इंजन है देखिए, टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन जो है वो है गूगल, बिंग, याहू, ask.com, aol.com, उसके अलावा बाइडू, वोल्फ्रैम अल्फा, डक डक गो, इंटरनेट आर्ची और यांडेक्स आरयू। ये 10 क्या है? सर्च इंजन है जो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, अगर सर्च इंजन से रिलेटेड, तो वो इन्हीं में से आ जाएंगे। ओके। उसके अलावा लिस्ट ऑफ टॉप वेब ब्राउजर पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो टॉप 10 वेब ब्राउजर भी देखते हैं। देखिए, टॉप 10 में सबसे पहले गूगल क्रोम, जो आजकल हम फोन में यूज करते हैं। गूगल क्रोम वो क्या है? एक वेब ब्राउजर है। उसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा वेब ब्राउजर, नेक्स्ट है सफारी वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्लिमजेट ब्राउजर, मैक्सथॉन, स्लिम ब्राउजर। नेक्स्ट देखिए, नेटस्केप ब्राउजर और यूसी ब्राउजर। ये सारी क्या है? ब्राउजर है। तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है। उसके अलावा देखिए, अभी हमने पढ़े सर्च इंजन पढ़े 10, वेब ब्राउजर पढ़ लिया। उसके अलावा याद रखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं। फेसबुक है, वो क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, वो भी क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। जीमेल हो, ये भी क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ये भी याद रखिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायरवॉल इज डिजाइंड टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। इट इज इम्प्लीमेंटेड इन आइदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ओनली और हार्डवेयर ओनली, या कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए, फायरवॉल क्या होता है? सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A firewall is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network. You can implement a firewall in either hardware or software form or a combination of both. तो firewall को implement कर सकते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों के कॉम्बिनेशन पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? या तो सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में या फिर दोनों में। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। ओके। आगे देखिए, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मीन्स सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, पासवर्ड अनेबल्स यूजर टू, आंसर होगा यहाँ पे रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल। ए पर्सन हु यूजेस हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डू डैमेज इज ए। इस चीज को क्या कहा जाता है? ये होता है हैकर का काम। ओके। Dash are attempt by individual to obtain confidentiality information from you by falsifying their identity. तो आंसर हो गया यहाँ पे फिजिंग ट्रिप्स आर अटेम्प्ट। ओके। Why is it unethical to share copyrighted files with your friends? क्यों है unethical? Because sharing copyrighted files without permission break copyright laws. You can protect sensitive data from prying eyes using file permissions. यहाँ पे आंसर क्या होगा? फाइल permissions. If your computer keeps rebooting itself, अगर कंप्यूटर खुद को रीबूट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है?
इट हैज़ ए वायरस। ओके, और देखिए फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो फायरवॉल्स का भी पढ़ना, यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड अटैक्स। हैकर्स क्या होते हैं? ओके, हैकर्स होते हैं ब्रेक इनटू अदर पीपल कंप्यूटर। फिजिकल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम ह्यूमन टैम्परिंग एंड नेचुरल डिजास्टर। फिजिकल सिक्योरिटी पता है ये होगी प्रोटेक्ट करना कंप्यूटर हार्डवेयर को। ओके, उसके अलावा वो सिक्योरिटी कौन सी है जो कंसर्न्ड विद द प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनऑथराइज्ड टैम्परिंग और डैमेज। ठीक है, देखिए हार्डवेयर जो होती है वो तो होगी फिजिकल सिक्योरिटी कि हम उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं। जो हार्डवेयर चीज़ें होती हैं, सीपीयू हो, कीबोर्ड हो, इनकी तो सिक्योरिटी हम कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होती है उनकी सिक्योरिटी किसके द्वारा की जाती है? तो उस सिक्योरिटी को क्या नाम दिया जाता है? उसको क्या कहा जाता है? साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आगे देखिए पासवर्ड अनेबल यूजर टू रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल। ए प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डाटा ऑन योर कंप्यूटर विच कैन ट्रेवल टू इनफैक्ट अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड ए। मीन्स कोई प्रोग्राम डिजाइन किया गया है डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? वायरस कहा जाता है उसे। ओके, कंप्यूटर की फॉर्म में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फंक्शन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का की फंक्शन क्या है? मॉनिटरिंग। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो है वो है क्रीपर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पावर पॉइंट और मीन्स एमएस वर्ड से रिलेटेड, एमएस एक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया एमएस ऑफिस से। एमएस ऑफिस से जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कॉन्स्टिट्यूट एनिमेशन। इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इनमें से कौन सा है जो एनिमेशन का हिस्सा है? तो देखिए किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के निम्नलिखित में से किस सेक्शन को एनिमेशन कहा जाएगा? स्लाइड का फेड होना, टेक्स्ट बॉक्स डालना, ग्राफ डालना, मोशन पाथ विनिर्दिष्ट करना। ठीक है, अगर आप कभी पावर पॉइंट खोल के देखेंगे, आजकल तो फोन में भी चलता है, तो उसमें टेक्स्ट बॉक्स आपको दिया होता है कि यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, और ग्राफ जो है वो भी। ठीक है, तो ये जो 2 चीजें हैं वो जो है एनिमेशन का हिस्सा नहीं होती हैं। ठीक, स्लाइड का फेड होना और मोशन पाथ निर्दिष्ट करना, ये 2 चीजें जो हैं वो क्या है? ये एनिमेशन का हिस्सा होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर ए और डी, जिसमें होगा तो 4th जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ ए क्लास ऑफ स्टूडेंट। मीन्स किसी छात्रों की कक्षा का परिणाम तैयार करना है तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल? तो हमें पहले इन्हीं के बारे में पता होना चाहिए कि ये हैं क्या। ओके, देखिए अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, एमएस ऑफिस इज एन ऑफिस सूट ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर्वर्स एंड सर्विस फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये किसने अनाउंस किया था? फर्स्ट बिल गेट्स ने किया था ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले एमएस ऑफिस किसके द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उसके द्वारा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परस्पर संबंधित डेस्कटॉप अनुप्रयोगों और सेवाओं का समूह जिसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? ऑफिस सूट कहा जाता है। ओके, एमएस ऑफिस सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा मैक ओएस के लिए शुरू किया गया था। फिर सन 1990 में विंडोज के लिए प्रथम संस्करण आया। ओके, एमएस ऑफिस 3.0, 4.0, जिनमें वर्ड 6.0, 7.0 ये सारे हैं। ओके, उसके अलावा देखिए अब हम एमएस ऑफिस 2007 यूज़ करते हैं, 2003 आया, एक्सपी 2000, 4.3, 9. ये वर्जन है इसके एमएस ऑफिस के। ठीक है, एमएस ऑफिस में 4 प्रोग्राम आते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से होते हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले एमएस वर्ड देखिए, जब भी हमें कभी नोट्स तैयार करने होते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे एमएस वर्ड का। ओके, किसका यूज़ करेंगे? अगर हमें कोई लेटर लिखना हो तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? एमएस वर्ड का यूज़ करेंगे, क्योंकि आप जो है उसमें कितने भी पेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो जब भी तो आप कह सकते हैं कि एमएस वर्ड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें जब भी हमें कुछ लिखना हो, रिपोर्ट्स बनानी हो या नोट्स बनाने हो, तो ये काम किस में करेंगे? हम एमएस वर्ड में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शॉर्टकट देखिए एमएस वर्ड से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं। Ctrl+N, अगर हमें कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो Ctrl+N। सबसे पहले तो याद रखिए शॉर्टकट में हमेशा कंट्रोल जो है चलता रहेगा, साथ साथ सिर्फ आगे के अक्षर जो है वो चेंज हो गए। तो सबसे पहले Ctrl+N।
कंट्रोल प्लस एन हो गया अगर न्यू फाइल क्रिएट करनी है। ओ अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है, अगर कोई फाइल पहले ही बना रखी है और उसे ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे। कोई फाइल सेव करनी है तो एस। देखिए न्यू था तो कंट्रोल प्लस एन था, कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल सेम मिलेंगी। ओपन था तो कंट्रोल प्लस ओ हो गया, अब सेव है तो कंट्रोल प्लस एस हो गया। ठीक है, अगर हमें कट करना है समथिंग तो एक्स, देखिए बिल्कुल उससे सीजर की फॉर्म में हो जाएगा ये, तो टू कट समथिंग, एक्स का यूज हम करेंगे टू कट समथिंग। ठीक है, सिर्फ जेड और वाई याद रखिए यहाँ पे। अनडू करना है समथिंग तो जेड यूज करेंगे और रीडू करना है तो वाई यूज करेंगे। ओके, उसके अलावा देखिए टू रीडू द लास्ट एक्शन, यानी कि ठीक हो गया, अनडू रीडू हो गए। उसके अलावा मान ली कोई टेक्स्ट है, ये पूरी हमें सिलेक्ट करनी है तो हम कंट्रोल प्लस ऑल करेंगे, क्योंकि ऑल करना है मतलब सारा करना है, तो ऑल के लिए हमें कंट्रोल प्लस ए करना पड़ेगा सिलेक्ट करने के लिए। ओके, फाइंड करना है समथिंग तो फाइंड करना है तो एफ वर्ड इसका पहला ले लिए, कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, उसके अलावा पेस्ट द टेक्स्ट और पिक्चर, अगर हमें पेस्ट करना है तो पेस्ट का याद रखिए कंट्रोल प्लस यू, वी होगा सॉरी। अगर हमें डिस्प्ले करना है डायलॉग बॉक्स तो कंट्रोल प्लस जी। उसके अलावा देखिए अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखा है, लाइक हमने 5 लिखा, अगर हमें इसे बोल्ड में करना है, इटैलिक में करना है, अंडरलाइन में करना है, तो हम इसके लिए कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, अगर हम कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगी, इटैलिक में होगा, बोल्ड में होगा तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ऐसे होगा, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। ठीक, उसके अलावा अगर हमें लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल, अगर राइट में करना है तो कंट्रोल प्लस आर यूज करेंगे। जस्टिफाइड अलाइनमेंट करना है सिलेक्टेड टेक्स्ट तो कंट्रोल प्लस जे यूज होगा। ओके, अगर सेंटर में लेके आना है तो देखिए लेफ्ट राइट का तो हमें पता चल गया, लेफ्ट के लिए हम एल दबाएंगे, आर के लिए राइट दबाएंगे, और सेंटर में लाना है तो कंट्रोल प्लस ई को दबाएंगे। ओके, उसके अलावा कंट्रोल प्लस राइट एरो क्या करती है, मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। राइट एरो जो होता है, राइट लेफ्ट और अपर, ये जो है 4 एरो होते हैं कंप्यूटर में। राइट जब दबाते हैं हम तो नेक्स्ट वर्ड की बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। ठीक, अगर हम दबाते हैं लेफ्ट एरो को तो हम जाएंगे बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। ओके, और अप एरो करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ। ओके, तो ये था एमएस वर्ड। अब आते हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल देखिए कुछ इस तरह का होता है, ये इसमें जो है ये लाइंस जो है बनी होती हैं, रो और कॉलम जो है इसमें होती हैं। तो इसमें अगर हमें कोई लेटर तैयार करना हो, नोट्स बनाना, तो हम इसमें नहीं कर सकते, वो कहाँ करेंगे, हम टेक्स्ट एडिटर में करेंगे। इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, मेनली ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम, बैंकिंग जो सिस्टम होता है उसमें यूज की जा सकती है, किसी भी आदमी की डिटेल भरनी हो, उसका अकाउंट नंबर, एज, एड्रेस, ये सारी सब कुछ जो है इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रो और कॉलम अलग अलग से डिवाइड ही रहे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन में पूछा गया, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था कि अगर हमें किसी मतलब जो स्कूल में बच्चे हैं उनकी जो है वो सॉरी एग्जाम मार्क्स वगैरह भरना हो, पूरा रिजल्ट जो है वो तैयार करना, तो वो कहाँ पर करेंगे, वो कहाँ पर करेंगे, हम एमएस एक्सेल में करेंगे। क्योंकि उसमें क्या चाहिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स, रोल नंबर, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिएंगे, बॉक्स चाहिएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और पूछा जाता है स्प्रेडशीट के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ओके, ये रो और कॉलम के होते हैं, जो इन्हें क्या कहा जाता है, ये होते हैं स्प्रेडशीट। ठीक, ये और याद रखिए। ओके, तो बैंक वगैरह में भी जो है एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट आपने अभी देखा हो, कंपनी वगैरह जो होती हैं उसमें अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी हो तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी प्लेन पेज होता है ऐसे, बट हम इसमें क्यों नहीं लिख सकते, अपनी नोट्स क्यों नहीं बना सकते इसमें, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ ये एक ही पेज खुलेगा। ओके, फिर अगर हमें नेक्स्ट पेज चाहिए तो हमें नेक्स्ट स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी, फिर वो कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन करनी पड़ेगी। हम उसमें कंटिन्यूअसली नहीं रह सकते, इसलिए हम उसमें अपनी नोट्स वगैरह जो भी है नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो पावर पॉइंट का यूज हम करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, कंपनी वगैरह में जो काम करते हैं वो यूज करते हैं इसको। लास्ट देखिए इसी के पावर पॉइंट के कुछ शॉर्टकट्स भी देख लीजिए। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना होता है तो एम यूज करते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट विंडो है तो F6, कंट्रोल प्लस F6। ओपन डायलॉग्स बॉक्स के लिए O, कॉपी के लिए C, प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए कंट्रोल प्लस P, अनडू और रीडू वही रहेंगे Z और Y। ठीक है, क्लोज करना है प्रेजेंटेशन को तो कंट्रोल प्लस W। बिगिन स्लाइड शो तो F5 दबाएंगे, जो फंक्शन कीज होती हैं हमारी 12 फंक्शन कीज होती हैं, याद रखिए F1 से F12 तक। H गो टू हिडन स्लाइड, उसके अलावा कंट्रोल प्लस
L देखिए, हाइड पॉइंटर एंड बटन ऑलवेज। F7 यूज करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए। F12 यूज करते हैं ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल ए टू एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, F4 शिफ्ट प्लस F4 याद रखिए और रिपीट फाइंड के लिए, कंट्रोल प्लस एस सेव प्रेजेंटेशन, सिर्फ एस टू स्टॉप द शो, कंट्रोल एक्स कट समथिंग, वी पेस्ट करने के लिए, क्लिक द माउस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन, ओके। ESC टू एंड द स्लाइड शो, शिफ्ट प्लस एंड है तो सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू एंड ऑफ द करंट लाइन, शिफ्ट टैब है तो गो टू द प्रीवियस हाइपरलिंक इन स्लाइड शो, शिफ्ट लेफ्ट एरो या शिफ्ट राइट एरो है तो सेलेक्ट लेटर इन लेफ्ट साइड और सेलेक्ट लेटर इन राइट साइड, ओके। उसके बाद लास्ट जो है वो है बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए वर्सटाइल रिलेशनल डाटाबेस प्रोग्राम दैट एनेबल यूजर टू एफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव, यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं डाटा को, ओके। तो ये इसीलिए होता है। MS एक्सेस से इतना कुछ पूछा नहीं जाता। स्टार्ट कैसे होता है, क्लिक स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये सारे ही जो है कैसे स्टार्ट होंगे, हम स्टार्ट पे जाएंगे, जो स्टार्ट बटन होता है नीचे वहाँ पे ऑल प्रोग्राम लिखा मिलेगा। MS ऑफिस में जाइए, MS ऑफिस में अगर आपको MS वर्ड खोलना है, MS पावर पॉइंट खोलना है, एक्सेल खोलना है, तो कुछ भी आप जो है ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तरीका यही रहेगा, उसमें चारों मिलेंगे आपको MS ऑफिस के अंदर, ओके। आगे देखिए अगला, ए डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज, वह यंत्र जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है, एम्यूलेटर, स्विच, पैकेट या मॉडेम, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग चेंज हो या फिर एनालॉग टू डिजिटल चेंज हो, दोनों में ही क्या यूज होता है, मॉडेम के उससे जो है चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मॉडेम, ओके। आगे देखिए मॉड्यूलेशन क्या होता है, किसी जानकारी को लंबी दूरी तक सिग्नल के रूप में भेजने के लिए उपयोग होता है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में बदलने की क्रिया करता है और यह मॉडेम के द्वारा संभव है, ठीक है। किसके द्वारा, मॉडेम यानी कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के द्वारा। मॉडेम एक विद्युत यंत्र जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलकर भेजता है तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलकर प्राप्त करता है। 3 तरह का होता है, याद रखिए, मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन, ओके। इसमें देखिए वाहक सिग्नल का आयाम सूचना जो भी होती है वो डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदलती है। इसमें आवृत्ति को जो है डिजिटल सिग्नल के रूप में यानी कि फ्रीक्वेंसी को, और इसमें फेज को, ठीक है, डिजिटल सिग्नल के अनुरूप बदला जाता है। उसके अलावा देखिए और भी हमारे ट्रांसलेटर्स जो थे वो याद रखिए, यहाँ पे 3 ट्रांसलेटर है हमारे, 3 ट्रांसलेटर, फर्स्ट, सेकेंड और 3, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और नेक्स्ट है हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर करता है हमारा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर, ओके। ओके फिर ये पूछ सकता है पूरे डाटा को एक साथ, मीन कोई फाइल है, मान लीजिए, चलो देखिए यही फाइल है कोई, इसको एक साथ जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पूरी की पूरी को, तो वो किसके द्वारा करते हैं हम, कंपाइलर के द्वारा, ठीक है। और अगर वो बोले कि डाटा को लाइन बाय लाइन, पहले जो एक लाइन को कन्वर्ट किया, फिर सेकंड को किया, फिर थर्ड को किया, फिर फोर्थ को किया, वो किसके द्वारा होता है, वो होता है इंटरप्रेटर का काम, ओके। तो तीनों याद रखिए, अगर पूरा एक साथ कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, कंपाइलर। अगर लाइन बाय लाइन जाएगा वो इंटरप्रेटर होगा। और असेंबलर तो देखिए असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, वो काम होता है असेंबलर का, ठीक। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ब्राउजर इज ए डैश टू, ठीक है। ब्राउजर क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं और किस लिए यूज किए जाते हैं, विजिट ए वेबसाइट, वेबसाइट को देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए ब्राउजर हार्डवेयर तो होता ही नहीं है, हार्डवेयर हमें पता है जिन्हें हम टच कर पाए, देख पाए, लाइक CPU, कीबोर्ड, ओके, मॉनिटर, स्क्रीन वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये हैं हमारी हार्डवेयर। तो हार्डवेयर पता चल गया आपको, ओके। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जो हम देखते हैं स्क्रीन पे, लाइक MS ऑफिस, ओके। और भी है देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 सॉफ्टवेयर, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर बात करें तो 2 तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज, ओके। हार्डवेयर हमारा CPU, डिस्क, माउस वगैरह हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपने अकॉर्डिंग मीन्स यूजर नीड के तहत बनते हैं, वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर गेम्स, डाटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। अब कंप्यूटर गेम्स कहाँ से है, किसी ने बनाई है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर के द्वारा बनाई जाती है, ओके।
तो देखिए क्वेश्चन जो था वो था हमारे पास ब्राउज़र के लिए। तो ब्राउज़र जो है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और विजिट ए वेबसाइट। अब देखिए वेब पेज क्रिएट किसके द्वारा किए जाते हैं? वेब पेज क्रिएट किए जाते हैं HTML। HTML होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये कहाँ पर लिखी जाती है? टेक्स्ट एडिटर में। ओके, लाइक MS वर्ड, नोटपैड। मेनली हम HTML को कहाँ पर लिखते हैं? नोटपैड में ही लिखते हैं। ओके, इसके अलावा आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं। ओके, तो याद रखिए वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं HTML लैंग्वेज का। उसके बाद कनेक्शन टू इंटरनेट किसके द्वारा होता है? NIC नेटवर्क इंटरफेस द्वारा, या फिर मोडेम के द्वारा। तो ये भी नहीं है ब्राउजर, तो आंसर यहाँ से पता चल रहा है ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर और विजिट ए वेबसाइट। ओके, उसके अलावा देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, इनके एग्जांपल याद रखिए। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 95, 98, XP, विस्टा 2000, ये क्या सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे देखिए 5 होते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनर, बैकअप प्रोग्राम, डिस्क कंप्रेशन, वायरस स्कैनर, ये 5 जो होते हैं वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।